हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी आज की ये वीडियो जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाली वीडियो जो भी देखेगा, इसके नोट्स बना लेगा। इसके अलावा आपको कोई भी जिन पियाजे के बारे में कोई भी नोट्स कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस वीडियो में है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ इस थ्योरी से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में आए हुए हैं वो भी बताया जाएगा साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, जीन पियाजे हैं कौन। जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि जीन पियाजे जो हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और वहीं के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 में। फ्रेंड्स, HP टैट या किसी भी टैट या सी टैट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस थ्योरी से। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में संज्ञान क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के बारे में जानना जो वो संज्ञान कहलाता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हो, कैसे भी जानते हो, सभी जानकारी को जो संज्ञान बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में जानने के लिए क्या किया। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जाना कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी, संज्ञान किसे कहते हैं, और आपने ये भी जाना कि बच्चों के ऊपर उन्होंने अपना खोज का विषय बनाया था, इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए थे। आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के सीखने व सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों को ही संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। यानी कि बच्चे जो भी सीखते हैं, जो भी सूचनाएं वो एकत्रित करते हैं, जो भी देखते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में बच्चों की इन सभी सूचनाओं को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जीन पियाजे का कहना है जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है वैसे ही बच्चों में अधिगम होता है। यह बच्चा अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनाता है। यानी अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे का पहले विकास होता है और उसके बाद उनमें अधिगम होता है। उसके बाद वे अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जीन पियाजे की इसी बात की आलोचना भी हुई थी, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। उसके बाद है, जीन पियाजे के विचार से बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी से क्वेश्चन बनता है और बहुत बार जो क्वेश्चन आया है कि किसके विचार से बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन में नीचे 4 दिए होते हैं, उसमें जीन पियाजे भी दिया होता है, तो वही राइट आंसर होता है। तो जीन पियाजे का ये विचार है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से जितने भी टॉपिक हैं मैंने सबको कवर अप करने की कोशिश की हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास के जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं अब उनकी बात करते हैं। अब इनमें से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है अडेप्टेशन, अनुकूलन, जिसको हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। होता क्या है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना जो अनुकूलन कहलाता है। मतलब जब भी हम लोग वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए हम लोग जो वो छाता लेते हैं या घरों में ही रहते हैं, तो इसको भी यही कहा जा सकता है, वातावरण के अनुसार जो स्वयं को ढाल लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, अडेप्टेशन जो है अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है असिमिलेशन, आत्मसातकरण। जितने भी की पॉइंट हैं, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड हैं, इनको आप इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हिंदी में जो है ये बहुत बड़े हैं और थोड़े हार्ड भी लगते हैं बोलने में। तो आत्मसातकरण किसे कहते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो वो आत्मसातीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा जो वो गाय को देखता है, गाय जो वो काले रंग की है जो उसने देखी है छोटे बच्चे ने। अब थोड़े समय बाद वो एक और सफ़ेद रंग की गाय देखता है।
फिर वो सोचता है कि जो मैंने पहले गाय देखी थी वो किसी और रंग की थी, जो अभी देख रहा हूँ वो किसी और रंग की है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो समझ जाता है कि ये भी गाय है। तो इसे कहते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। फ्रेंड्स, इस थ्योरी में जितने भी की पॉइंट हैं, जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अडेप्टेशन हो गया, असिमिलेशन हो गया, और आपका एकोमोडेशन हो गया, स्कीमा हो गया, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हैं, इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर जो वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है किसी भी पॉइंट को लेके। तो ये सभी के आप लोग नोट्स बना लो ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन यानी समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना जो समायोजन कहलाता है। मतलब कि जो हमारा पुराना ज्ञान होता है उसको हम वातावरण के साथ जब तालमेल बिठाते हैं तो उसे कहा जाता है समायोजन। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका इक्वलाइजेशन यानी साम्यीकरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को जो साम्यीकरण कहा जाता है। यानी कि अगर आसान भाषा में इसे समझा जाए तो हम जो पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हैं, मतलब जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे बारिश होती है तो हम छाते का प्रयोग करते हैं या फिर आग सेकते हैं, हीटर जलाते हैं या अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। तो इसके बीच की जितनी भी खोज की प्रक्रिया होती है कि अगर बारिश लगने वाली है हम लोग क्या करेंगे, तो इस सभी प्रक्रिया को जो वो साम्यीकरण कहा जाता है, इक्वलाइजेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, उसे कहते हैं संतुलन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी टॉपिक लिए गए हैं, जितने भी आपको ये की पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एग्जाम को देखते हुए लिए गए हैं, यानी कि आपके टैट को भी और सी टैट को भी। तो फ्रेंड, उसके बाद पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं? बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बच्चे के दिमाग में जो पहले से चीज़ें उपस्थित हैं उनका उपयोग करके वो एक नई धारणा बना लेता है, उसे कहते हैं स्कीमा। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जो होती है जन्मजात होती है, मतलब पहले से ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस बार के सीटेट के पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें लिखा हुआ था कि संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको आंसर पता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लेकर जीन पियाजे के जितने भी विचार थे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो सब पढ़े। लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जो 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने दी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें कंफ्यूज मत होना, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, ये सभी सेंसरी मोटर स्टेज के नाम है। एग्जामिनर आपको किसी भी नाम लेके पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि संवेदी पेशी अवस्था किसे कहते हैं या इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की उम्र जो 0 से लेकर 2 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं जो ज्ञानेंद्रियां 5, इन्हीं के माध्यम से जो वो सीखता है। इसी अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। फ्रेंड, इससे भी क्वेश्चन बनता है वस्तु स्थायित्व से। जैसे कि भूख लगने पर बच्चा जो वो रोकर व्यक्त करता है। छोटे बच्चे को जब भी भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो पता चल जाता है कि उसे भूख लगी। सेंसरी मोटर स्टेज में बड़ों की कही हुई बातों को याद रखकर उन्हीं के व्यवहार की अनुपस्थिति में दोहराते हैं, उनकी अनुपस्थिति में दोहराते हैं, नकल उतारने जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप जैसे भी बोलोगे, जो भी उनको सिखाओगे वही वो लोग बोलने लगते हैं। जब आप नहीं भी होते हो तब भी वो वही बोलते हैं। तो फ्रेंड, जीन पियाजे के सिद्धांत में सेंसरी मोटर स्टेज में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो फ्रेंड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे कहते हैं हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर जो कोई भी नाम लेके आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा था।
इसमें बोला था इस स्तर पर बच्चा ये समझने में सक्षम नहीं होता कि चीज़ें आंतरिक रूप से कैसे संचालित होती हैं या चीज़ें एक दूसरे से कैसे संबंधित है। फ्रेंड, मेरे हिसाब से जिन पियाजे की चारों अवस्थाओं में ये जो अवस्था है, मतलब सेकंड स्टेज जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं इसी में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। यानी अगर आसान भाषा में समझा जाए, इस वाली स्टेज में बच्चा जो है सामने आने वाली चीज़ों को देखता तो है, मतलब जो भी उसके सामने आता है वो देखता तो है, समझ भी जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। तो फ्रेंड, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र जो है वो 2 से 7 साल तक होती है। वो लिखा नहीं है, मिसिंग हो गया, तो आप लोग जो अपने नोट्स में लिख लेना और याद रखना, क्योंकि स्टेजेस में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी उम्र तक कौन सी स्टेज है। मतलब कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की उम्र कितनी होती है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। आप लोग नोट्स में लिख लो अपने। इस दौरान बच्चों की भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में जिन पियाजे का कहना है कि बच्चे जो हैं वो प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घोड़ा शब्द सुनते ही बच्चे के माइंड में जो घोड़े की इमेज बन जाती है। फ्रेंड, इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड स्टेज जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि ये जो 7 पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें किसी से भी आपको क्वेश्चन जो हो किसी एग्ज़ाम में भी बन सकता है, सी टेट में भी बन सकता है और टेट में भी बन सकता है, और क्वेश्चन आए हुए भी हैं इससे। पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है एनिमिज्म यानी कि जीववाद। तो जीववाद क्या होता है? बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट और सेकंड है आपका ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रित। तो अहम केंद्रित में क्या होता है? जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कर रहा है सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत है, मतलब बाकी हम सब गलत हैं, जो वो सोच रहा है बस वही सही है, तो इसको कहते हैं अहम केंद्रित। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इरेविजिबिलिटी यानी कि अपरिवर्तनीयता। इसको हम अपलटावी भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि बच्चे में अपलटावी का गुण कब नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेज में नहीं होता है, आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है। यानी कि आसान भाषा में अगर समझा जाए तो बच्चा जो है वो वस्तुओं की उल्ट पलट करना नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट आपका मनी कॉन्सेप्ट, हाइट, डिस्टेंस यानी कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, ऊंचाई, भार, इन सब के बारे में बच्चे को जो है वो सेकंड स्टेज में पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट आपका सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की सिर्फ एक ही विशेषता पर जब बच्चा ध्यान देता है तो इसे कहते हैं केंद्रीकरण। नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। इसमें क्या होता है? अगर किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज किया जाए तो क्वांटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को भी बच्चा जो है वो इस अवस्था में समझ नहीं पाता है। तो नेक्स्ट आपका सिरेशन यानी क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें बच्चा वस्तुओं को क्रम में रखना नहीं सीख पाता है। ये हमारे जीन पियाजे जी का कहना है। बाकी मुझे लगता है कि 2 से 7 साल यानी कि 7 साल का बच्चा जो है वो क्रम में वस्तुओं को रखना सीख भी सकता है अगर उसे सिखाया जाए तो। बाकी जो जिन पियाजे कहते हैं उसी के साथ चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट और तीसरी स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों की जो स्टेज होती है जिन पियाजे के अनुसार, उसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक की होती है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में, नोट कर लेना फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न आया है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करती है वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाकी इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें डिफरेंस करने, उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दूसरी स्टेज जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें जो भी काम जो बालक से नहीं होते हैं या जिस भी क्षमता का विकास नहीं होता है, नेक्स्ट जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में उन सभी क्षमताओं का बालक का विकास हो जाता है। यानी कि
इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं पर चिंतन करना शुरू कर देता है जैसे जीववाद, अपलटा, वस्तुओं को उल्टना पलटना, संरक्षण, क्रमबद्धता आदि सभी चीज़ की योग्यता जो वो इस स्टेज में बालक को आ जाती है। बाकी फ्रेंड इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट है आगमनात्मक चिंतन, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग। आगमनात्मक चिंतन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस स्टेज के लिए। जब बालक उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं आगमनात्मक चिंतन। फ्रेंड ये इस स्टेज का की पॉइंट भी है और एक विधि भी है, तो इसको नोट डाउन करके रखना। अब बात करते हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि लास्ट स्टेज जो जिन पियाजे के द्वारा दी गई है, जिसमें बालक की उम्र जो 11 साल से अबव होती है। इस अवस्था में याद रखने योग्य बातें बहुत कम है, लेकिन जितनी भी हैं इम्पोर्टेंट है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है, यानी कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चों में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। लास्ट स्टेज है इसमें। और फ्रेंड इस अवस्था का जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट है निगमनात्मक चिंतन, यानी कि डिडक्टिव चिंतन। तो फ्रेंड्स इन दोनों स्टेज में ध्यान देने वाली बात है जो आपकी तीसरी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि तीसरी और चौथी जो स्टेज है, इन दोनों में आगमनात्मक और निगमनात्मक जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो इससे ही बनते हैं कि आगमनात्मक चिंतन जो है वो कौन सी स्टेज में होता है, या फिर निगमनात्मक चिंतन जो है वो कौन सी स्टेज में होता है। तो आगमनात्मक जो होता है वो होता है आपकी थर्ड स्टेज पे, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जो निगमनात्मक होता है वो होता है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो फ्रेंड्स ये थी जिन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं, जिसके बारे में आज आप लोगों ने पढ़ा है। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनते। सारी महत्वपूर्ण पॉइंट जो वो आपको बता दिए गए हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बची है, उसे भी कर लेते हैं। तो अंतिम जो है वो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो है वो आलोचना भी हुई थी। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहली आलोचना जो थी, जिन पियाजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रम को परिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी क्षमता से अधिक सीख सकता है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने बात की भी थी। दूसरी आलोचना हुई थी इनकी, जिन पियाजे का कहना है कि पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है, लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा था कि पहले अधिगम होता है, बच्चा सीखता है, उसके बाद विकास होता है। और इसमें से प्रश्न भी बनता है गाइज, जो सेकंड आलोचना लेव वाइगोत्स्की ने की थी उसमें से प्रश्न भी आ जाता है। जितना भी बताया है, जितना भी आज आपने पढ़ा है, सिर्फ इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बात बहुत मुश्किल है कि इससे बाहर कुछ आएगा, क्योंकि सारी पॉइंट जो वो इसमें डिस्कस कर दिए गए हैं। अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो जिसको भी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।